बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस 99 मुलाहिज़ा फरमाएं। टैक्सी बहुत देर बाद उन गलियों से निकलकर मौलवी मुज़ाफ़िर खाना के करीब बंद रोड पर आ गई। मैंने आंखें बंद कर ली और शाम से अब तक के हालात पर गौर करने लगा। मैं सोच रहा था कि वाकई खुश नसीब था कि रंगा जैसे आदमी से मुलाकात हो गई थी और अब मुझे कोई परेशानी नहीं रही थी। टायरों की चिड़चिड़ाहट और टैक्सी को लगने वाले जोरदार झटके से मैं अपनी जगह से उछलकर अगली सीट की पुश से टकराया। रंगा की फ्लैट में दीवार पर टकराने से मेरी पेशानी अभी तक दुख रही थी और अब वही पेशानी सीट की पुश से टकराई थी। मेरे मुंह से बेख्तियार करा निकल गई। मैं झटका खाकर दोबारा अपनी सीट की पुश से टकराया और इससे पहले कि मैं समझ सकता, टैक्सी के दोनों तरफ के दरवाजे एक झटके से खुले और मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। दोनों तरफ से खौफनाक सूरत वाले दो आदमियों ने मुझे पिस्तौलों की जद पर ले रखा था। नीचे उतरो। वो आवाज किसी भेड़िए की खौफनाक हुर्राहट से मुशाबा थी। कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। मेरे मुंह से बेख्तियार सांस निकल गया। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा और उसका चेहरा खौफ से पीला हो रहा था। मैं बाईं तरफ वाले दरवाजे से टैक्सी से उतर आया और इधर उधर देखने लगा। यह पुरानी नुमाइश का चौराहा था और हमारी टैक्सी सड़क के इंतहाई बाईं तरफ एक पुरानी बंगला नुमा 2 मंजिला इमारत के करीब खड़ी थी। उससे 2-3 गज आगे सुर्ख रंग की शहराड़ भी खड़ी थी जिसके स्टीयरिंग के सामने कोई बैठा हुआ था। आधी रात बीत चुकी थी। पुरानी नुमाइश के इस चौराहे पर बसों, वैगनों और दीगर गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी थी, मगर कोई हमारी तरफ मुतवज्जो नहीं था। किसी को मालूम नहीं था कि एक आदमी को असले के जोर पर अगवा करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तो दिन दिहाड़े बड़ी सड़कों पर अगवा कर लिया जाता है और कोई ध्यान नहीं देता। आधी रात को किसकी शामत आई थी कि मुदाखलत करता। अपनी टैक्सी यहाँ से भगा कर ले जाओ और पीछे मुड़कर देखने की कोशिश मत करना, दूसरे आदमी ने टैक्सी ड्राइवर को मुखातिब करते हुए हुर्रा कर कहा। और अगर कहीं पुलिस से राब्ता करने की कोशिश की तो जिंदा नहीं बचोगे। नहीं माई बाप, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। टैक्सी वाला गियाया। उसने इंजन स्टार्ट करके टैक्सी को जोरदार झटके से आगे बढ़ा दिया कि कहीं उसे जाने की इजाजत देने वाले की नीयत न बदल जाए। टैक्सी तूफान की तरह गुरु मंदिर की तरफ चली गई। उन दोनों आदमियों ने मुझे पिस्तौलों की जद पर ले रखा था। वो मुझे धक्के देते हुए आगे खड़ी हुई सुर्ख शराड़ के करीब ले आए। एक ने मेरा लिबास थपथपाकर पतलून की जेब से पिस्तौल निकाल लिया और कार के ऊपर से घूमकर दूसरी तरफ चला गया। दूसरे शख्स ने कार का पिछला दरवाजा खोलकर मुझे अंदर धकेला और खुद भी मेरे साथ बैठकर दरवाजा बंद कर दिया। दूसरी तरफ से दूसरा आदमी भी उस कार में बैठ चुका था। मैं दोनों के बीच सैंडविच बनकर रह गया और उन दोनों के पिस्तौलों की नालें मेरे दोनों तरफ पैर हुए में चुभ रही थी। कार का इंजन स्टार्ट था। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शख्स ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसकी सूरत देखकर मैं उछल पड़ा। वो जिमी था। चलो। जिमी के होंठों पर मकरूज सी मुस्कुराहट आ गई। हेलो आए बाद में कर लेना जिमी के बच्चे, पहले यहाँ से निकलो। हरी आप। मेरी बाईं तरफ बैठे हुए शख्स के मुंह से वो राहड़ निकली। जिमी ने सीधे होकर कार एक झटके से आगे बढ़ा दी। उसका रुख ब्रेटो रोड की तरफ था। ये सड़क ज्यादा तवील नहीं थी। इसके दोनों तरफ पुरानी तर्ज की वसी और अरीज कोठियां थी और सड़क पर गहरा सन्नाटा था। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे और घने दरख्तों की वजह से सन्नाटा कुछ और गहरा हो गया। तकरीबन 200 गज आगे शहराड़ सुलझर बाजार वाली सड़क पर बाईं तरफ मुड़ गई और कुछ फासला तय करने के बाद एक पेट्रोल पंप के दाईं तरफ की गली में घूम गई। जैसा कि बाद में मालूम हुआ कि ये मानक जी स्ट्रीट थी। सड़क ज्यादा कुशादा नहीं थी। इसके दोनों तरफ भी कदीम तर्ज तामीर की हामिल बड़ी बड़ी कोठियां थी और ये सड़क भी सुनसान थी। और फिर इस इलाके में घूमने के बाद शहराड़ एक ऐसी कदीम कोठी के गेट में दाखिल हो गई। कोठी की असल इमारत गेट से कम 20 गज के फासले पर थी। शहराड़ बजरी की रवज पर रेंगती हुई वसी पोर्च में रुक गई। मुझे कार से उतार लिया गया। दोनों आदमी मुनकर नकीर की तरह मेरी दाएं बाएं पिस्तौलें लिए खड़े थे। मैंने गहरा सांस लेते हुए इधर उधर देखा कि कंपाउंड में तारीकी होने के बावजूद मैं अंदाजा लगा सकता था कि यहाँ जाड़ जिनकार के सिवा कुछ नहीं था और यह कोठी भी गालिबन बाकायदा आबाद नहीं थी और इसलिए देखभाल पर ज्यादा तवज्जो नहीं थी। बरामदा तकरीबन 3 फुट ऊंचा था जिस पर चढ़ने के लिए पत्थर की 2 सीढ़ियां थी जो टूट फूट चुकी थी। जिमी कार का इंजन बंद करके हमसे पहले उछलकर तारीक बरामदे में पहुंच चुका था। उसने मुड़कर हमारी तरफ देखा और फिर सामने वाला दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। वो दोनों आदमी मुझे भी पिस्तौलों की जद में लिए उसी दरवाजे में दाखिल हुए। मैं बुरी तरह फंस गया था। उन दोनों में से अगर एक के पास पिस्तौल होता तो मैं पुरानी नुमाइश वाले चौक पर रास्ते में या यहाँ कार से उतरते हुए अपनी आजादी की कोशिश कर सकता था। लेकिन मुसीबत तो ये थी कि दोनों के पास पिस्तौल थे। एक तरफ कोशिश करता तो दूसरी तरफ से मारा जाता। लिहाजा मेरे बचने का कोई चांस नहीं था और उस दरवाजे में दाखिल होने के बाद तो ये चांस बिल्कुल ही खत्म हो गया था। लेकिन मैं मायूस नहीं था। जिंदगी में मायूस होना तो सीखा ही नहीं था। उम्मीद का दामन हमेशा आखिरी वक्त तक थामे रखा था और मुझे कभी मायूसी नहीं हुई थी। राहदारी के सामने वसी हाल था और मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वहां फर्नीचर नाम की कोई चीज ना थी। खाली फर्श पर गर्द की तह जमी हुई थी। इस हाल में अगरचे कोई बल्ब वगैरह रोशन नहीं था, लेकिन दाईं तरफ की राहदारी से मध्यम सी रोशनी इस तरफ पहुंच रही थी। मुझे उस राहदारी की तरफ धक्का दे दिया गया।
ये रायदारी काफी कुशादा थी, जिसके इख्तिताम पर एक दरवाजा नजर आ रहा था जो बंद था, और मेरे ख्याल में ये दरवाजा अकबी समत खुलता था। रायदारी में एक तरफ दरवाजा और उसके सामने 2 दरवाजे थे, और रोशनी उस तरफ के एक नीमदार दरवाजे से झलक रही थी। जब हम इस कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ जिम्मी के सिवा कोई नहीं था। मैं जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ा, जिम्मी ने मेरे चेहरे पर जोरदार घुंसा जड़ दिया। घुंसा अचानक और इस कदर शदीद था कि मेरा दिमाग झुंझुना उठा, पूरा जबड़ा हिल गया, और मेरे ख्याल में एक आध दांत भी अपनी जगह से ही हिल गया था। मैं इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था, लड़खड़ा कर रह गया, और इससे पहले कि संभल सकता जिम्मी ने दूसरा वार कर दिया। ये घुंसा मेरे सर की तरफ से आया था, जिसे बचने के लिए मैं एक तरफ झुका। मेरा सर तो बच गया, मगर वो घुंसा वजनी हथौड़े की तरह मेरी गर्दन पर लगा, और इस मर्तबा मैं लड़खड़ा कर गर्द आलूद फर्श पर गिर गया। मैं उस रात की मार नहीं भूला हूँ। जिम्मी के हल्क से कुत्ते जैसी हुर्राहट निकली। पहले मैं तुमसे अपनी उस मार का बदला लूंगा, और उसके बाद तुमसे कुछ पिछला हिसाब लिया जाएगा, जिसके लिए ये दोनों कुछ जहमत करेंगे। उसके साथ ही जिम्मी ने ठोकरों की बारिश कर दी। कमबख्त मेरे जिस्म के हर हिस्से को गरमा रहा था। जिम्मी गालबन सिगरेट नोशी का आदी था। बहुत जल्द उसका सांस फूल गया। बस करो जिम्मी, मेरे साथ आने वाले दोनों आदमियों में से एक ने कहा। उसकी रंगत कदरे सांवली और चेहरे पर चीचक के दाग थे। कद 5.5 फुट के करीब और जिस्म कसरती था। हमने तुमसे अपनी मार का बदला लेने का वादा किया था, लेकिन सारी रात तुम्हारे लिए वक्त नहीं कर सकते। हमारे पास वक्त बहुत कम है। जिम्मी ने 2-3 ठोकरें और रसीद कर दी और एक तरफ खड़े होकर हाँफने लगा। मैं उसे इस तरह हाँफते देखकर दिल ही दिल में मुस्कुराए बगैर न रह सका। मैं दोनों हाथ फर्श पर टिका कर उठने की कोशिश कर रहा था कि चीचक वाले ने मेरे कंधे पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी। उठो, वो गुर्राया। बहुत ऐश कर लिए तुमने कराची में, अब जरा थोड़ी तकलीफ उठाने के लिए भी तैयार हो जाओ। उठने का मौका दोगे तो उठ सकूंगा ना, मैंने कहा, और एक बार फिर उठने की कोशिश करने लगा। और इस मर्तबा उस शख्स ने मुझे ठोकर नहीं मारी। तुम्हारे 2 मुख्तलिफ खाते हैं जिनका हिसाब करना है, चीचक ज़्यादा चेहरे वाले ने मुझे घूरते हुए कहा। लाहौर में रजिया के घर से चोरी की हुई रकम और उसकी जायदाद फरोख्त करके हासिल होने वाली रकम। वैसे तुम हो बहुत दलेर आदमी। तुमने जिस तरह जाल सादी से रजिया की जायदाद फरोख्त की, वो काबिले तारीफ है। बहरहाल रजिया का हिसाब तो हम तुमसे करेंगे, और तुमने बंदरगाह पर हमारा जो माल पकड़वाया था उसका हिसाब तुमसे बास लेगा। वैसे ये हिसाब कुछ ज्यादा ही लंबा है। 250 किलो हिरवन थी। आलमी मंडी में 1 करोड़ रुपया फी किलो के हिसाब से 2.5 अरब बनते हैं। बड़ी लंबी रकम है। 100 बार जन्म लेकर भी अदा नहीं कर सकते। लेकिन हमारा बास तुमसे ज्यादा अक्लमंद है। वो किसी पर उधार नहीं छोड़ता, अपनी रकम वसूल करने के हजारों तरीके जानता है। तुम्हारा बास कौन है, मैंने पूछा। तहरीमी, उसने कहा। लेकिन फिलहाल तुम्हें उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, ये बाद की बात है। फिलहाल तो हम तुमसे रजिया का हिसाब लेंगे। रजिया के हिसाब से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, मैंने कहा। ये मेरा और उसका मामला है। मैं जानूं और वो जाने, तुम मुदाखलत करने का क्या हक रखते हो? हक रखते हैं, वो बोला। रजिया हमें खुश कर रही है तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी किसी मामले में उसकी थोड़ी बहुत मदद करें? तुमसे हिसाब लेने की इजाजत हमें रजिया नहीं दी, चाहो तो खुद पूछ सकते हो, उसने कहते हुए अंदरूनी दरवाजे की तरफ देखा। उसी लम्हे दरवाजा खुला और रजिया नमूदार हुई। उसे देखकर मैं चौंके बगैर ना रह सका। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख था और आंखें सुलग रही थी। सबसे ज्यादा काबिले तवज्जो बात उसका लिबास था। बहुत ही शर्मनाक लिबास पहन रखा था उसने। ये दुनिया बहुत छोटी है नाजी, वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली। आज नहीं तो कल तुम हमारी नजरों में आ ही जाते। बहरहाल तुम बहुत जल्द हमारी निगाह में आ गए। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली। आज इत्तेफाक से हमारे एक बंदे ने तुम्हें लियारी के इलाके में घूमते हुए देख लिया था। उसने तुम्हारी निगरानी जारी रखी। तुम उस 3rd रेट गुंडे से मिलने गए थे जो अपने आप को बहुत बड़ा दादा कहता है। आधे घंटे तक जब तुम उसके अड्डे से बाहर नहीं निकले तो हमारा आदमी समझ गया कि तुम्हें वहां देर लगेगी। उसने अक्लमंदी ये की कि फोन पर बाबिल को इतला दे दी। उसने चीचकज़दा शख्स की तरफ देखा। हमने फौरन ही प्लानिंग कर ली और तुम्हें यहाँ लाने का मंसूबा बना लिया। और तुम देख रहे हो कि अब तुम चूहे दान में फंस चुके हो। तुमने उस गुंडे से राब्ता करके बहुत बड़ी गलती की है, चीचकज़दा शख्स ने कहा। हमारे पास तहरीमी और रंगा में पहले ही खराबी है। तहरीमी को जब पता चलेगा कि तुम उसके खिलाफ मदद लेने के लिए रंगा के पास गए थे तो उसका गुस्सा बढ़ जाएगा। वैसे भी जो शख्स अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत ना कर सका वो किसी और की क्या मदद कर सकेगा। अब ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि उन्होंने मेरा ताकुब करके मुझे किस तरह घेरा था, और मेरे ख्याल में ये भी अच्छा ही हुआ था कि इन्होंने बीच रास्ते ही में उचक लिया था। अगर वो मेरा ताकुब करते हुए मेरे ठिकाने तक पहुंच जाते तो मुझे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता। मुझे एक बार फिर नरगिस का ख्याल आया। इस वक्त 1:30 बजने वाला होगा। वो यकीनन बहुत परेशान होगी। क्या ख्याल है बाले? चीचकज़दा शख्स बाबिल ने अपने तीसरे साथी की तरफ देखा। पहल कौन करेगा? मेरा ख्याल है ये मामला जो कि रजिया का है, इसलिए रजिया ही को पहल करने का मौका देना चाहिए। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये ज्यादा जख्मी ना होने पाए। इस बात का ख्याल हम रखे गाड़े। खिड़की की तरफ से ये आवाज सुनकर मैं क्या सभी उछल पड़े। डैडी की आवाज पहचानने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। बाबिल ने बड़ी तेजी से खिड़की की तरफ गोली चलाई
उस खिड़की में सिर्फ 2 ही शीशे साबित बचे थे। गोली एक शीशे को तोड़ती हुई निकल गई। गोली की आवाज के साथ शीशा टूटने के छन्नाके की आवाज भी सन्नाटे में फैल गई। रजिया इस वक्त मुझसे 2-3 कदम के फासले पर थी। फायर की आवाज से उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसने अंदरूनी दरवाजे की तरफ लपकने की कोशिश की तो मैंने बरक रफ्तारी से झपट कर उसे दबोच लिया और उसके दोनों हाथ मोड़कर इस तरह पीछे कर दिए कि वो मेरे सामने ढाल बन गई। मैं उसे खींचता हुआ पीछे हटकर दीवार से ठीक किया। उसी लम्हे फिदा एक बार फिर फायर की आवाज से गूंज उठी। इस मर्तबा गोली बाहर से चलाई गई थी। उसके साथ ही बाबल की चीख भी गूंज उठी। गोली ने उसकी खोपड़ी में सुराख कर दिया था और वो तेवरा कर फर्श पर ढेर हो गया। बाले ने फौरन ही अपना पिस्तौल वाला हाथ मेरी तरफ उठाया, लेकिन मैं मुतमईन था। मैंने रजिया को ढाल बना रखा था। अगर उनके सामने रजिया की कोई अहमियत थी तो वो यकीनन गोली नहीं चलाएगा। जिमी ने भी एक तरफ छलांग लगाते हुए जेब से पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन इस मर्तबा बाहर से दूसरी खिड़की से गोली चलाई गई। जिमी चीखता हुआ गर्दआलूद फर्श पर गिरा। गोली ने उसका सीधा घुटना तोड़ दिया था। अरे ओ चूहे की औलाद, बाहर से टैडी की आवाज सुनाई दी। अपना पिस्तौल जमीन पर फेंक दो। 6 आदमियों ने इस कोठी को घेरे में ले रखा है। तुम लोग बचकर नहीं जाएगा। पिस्तौल फेंक दो रे, वरना तुम सबका नारियल फोड़ देगा। जिमी भी जख्मी घुटना थामे बुरी तरह चीख रहा था। रजिया मेरे शिकंजे में जकड़ी हुई थी। बाले तजब्जब का शिकार था। हमारा दोस्त को छोड़ दो। बाहर से टैडी की आवाज सुनाई दी। हम वादा करता हूँ तुम लोगों को कुछ नहीं बोलेगा। अगर मेरा 3 बोलने तक पिस्तौल नहीं फेंका तो तुम में से कोई भी बचेगा नहीं। सिर्फ एक लम्हे को खामोशी हुई और फिर टैडी ने गिनती शुरू कर दी। उसने 2 कहना था कि रजिया चीख उठी, बाले फेंक दो पिस्तौल, फेंक दो। और फिर बाले ने पिस्तौल फेंक दिया। उस दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। तुम्हारे हाथ सर से ऊपर दीवार पर होने चाहिए। टैडी ने दूसरा हुक्म दिया। और लंगड़े, तुम भी अपना पिस्तौल जेब से निकाल कर फेंक दो और लंबू के पास चले जाओ। जिमी ने बड़ी मुश्किल से पतलून की जेब से पिस्तौल निकाल कर फेंक दिया और घिसटता हुआ दीवार के करीब पहुंच गया। मैंने अभी तक रजिया को गिरफ्त में ले रखा था। वो अपने आप को छुड़ाने के लिए कसमसा रही थी और फिर मैंने अचानक ही उसके हाथ छोड़ दिए और जोरदार धक्का दिया। वो मुंह के बल गिरी। उसके साथ ही उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। पेशानी फर्श से टकराई और खून बह निकला। उसी लम्हे टैडी खिड़की के ऊपर चढ़कर अंदर कूद आया। वो अकेला था। मैं पहले ही समझ गया था कि उसने कोठी को घेरे में लिए जाने की जो तड़ी दी थी वो ब्लफ था और उसका ब्लफ 100% कामयाब रहा। वाजा, वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, इन तीनों को बांध कर डाल दो। हम लोगों को यहाँ से जल्दी निकलना है। मैं सबसे पहले रजिया की तरफ मुतवज्जो हुआ। लिबास शर्मनाक होने के बावजूद उसने दुपट्टा भी कंधे पर डाल रखा था। मैं शौकिया तौर पर मैंने वो दुपट्टा खींचा तो वो चीखने चिल्लाने लगी। क्यों चीखता है रे छोकरी? टैडी घुराया। वाजा, तुम्हारे साथ कोई जुल्म तो नहीं करना पड़ा है। तुम्हारा चीख हम चीख ही बेकार है। कोई तुम्हारा आवाज नहीं सुनेगा। और वाकई रजिया की चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। ये बड़ी बड़ी रिहायशी कोठियों पर मुश्तमिल इलाका था। दौलतमंद लोगों की रिहाइश थी इन कोठियों में और दौलतमंद लोग दूसरों के फड्डे में टांग नहीं अड़ाते। मेन रोड से ये इलाका दूर था। छोटी सड़कें थी। पुलिस की गश्ती पार्टियां भी इस तरफ कम ही चक्कर लगाती होंगी। अगर कोई फोन पर पुलिस को इतला दे दे तो दूसरी बात थी, लेकिन हमें फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं था। इसलिए रजिया के चीखने की भी हमें परवाह नहीं थी। मैंने दुपट्टे से रजिया के हाथ पुश्त पर बांध दिए और उसी दुपट्टे के दूसरे सिरे से उसके पैर भी जकड़ दिए। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उसने दांत कुचकिचाते हुए पुरानी धमकी दोहराई। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगी, कुत्तों को खिला दूंगी। हमारे जाने के बाद यहाँ कुत्ते आएंगे और फिलहाल वो तुम्हारे इस गुदाज और हसीन जिस्म पर दावत उठाएंगे, मैंने कहा और उठकर बाले के करीब आ गया। बाले भी शायद समझ गया था कि टैडी ने 6 आदमियों की मौजूदगी की धमकी दी थी, क्योंकि अब तक टैडी के अलावा उसे किसी और की आवाज सुनाई नहीं दी और शायद इसलिए उसने किस्मत आजमाई का फैसला कर लिया। हाथ पैर बांधने के लिए कोई रस्सी वगैरह नहीं थी और मेरे ख्याल में ये काम बाले और जिम्मी की बेल्टों से लिया जा सकता था। मैं बाले की बेल्ट खोलने के लिए उसके करीब पहुंचा। उसकी पुश्त पर पहुंचकर मैंने दोनों हाथ दाईं बाईं से आगे बढ़ाए। अभी मेरी उंगलियों ने उसके बुकल को छुआ ही था कि बड़ी तेजी से वो घूम गया। मुझे बाले से किसी ऐसे इकदाम की तवक्को नहीं थी। उसका धक्का लगने से मैं लड़खड़ाकर एक कदम पीछे हटा। बाले ने मुझे दबोचने की कोशिश की। शायद वो मुझे गिरफ्त में लेकर अपनी ढाल बनाना चाहता था, लेकिन मैं तेजी से नीचे झुक गया और उसे टांगों से पकड़कर अपने ऊपर से पीछे उछाल दिया। बाले बद की आवाज से पुश्त के बल फर्श पर गिरा। वो वाकई जुर्रतमंद आदमी था। टैडी के हाथ में पिस्तौल की परवाह किए बगैर उसने ये खतरनाक कदम उठाया था और फर्श पर गिरने के बाद उसने उठने की कोशिश की तो मैं उससे पहले ही संभल गया और उसे एक बार फिर उठाकर अपने ऊपर से पुश्त के बल पटक दिया। वाड़े, करीब खड़ा टैडी बोला, क्या धोपी पाठ मारा है आरामी को। मैं तेजी से उठकर खड़ा हो गया और बाले पर ठोकरों की बारिश कर दी। मेरी हर ठोकर पर वो बिलबिला उठा। एक ठोकर उसके जबड़े पर लगी। वो ज़िबा होते हुए बकरे की तरह बिलबिला उठा। उसका कोई दांत शायद टूट गया था। उसने जब थूका तो खून के साथ उसका वो दांत भी बाहर आ गया। मैंने उसे एक जोरदार घुंसा मारकर एक बार फिर जमीन पर गिरा दिया और बेल्ट खोलकर उसके हाथ पुश्त पर बांध दिए। जिमी खामोशी से ये सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर करब और खौफ के मिले जुले तासरात थे।
जब मैंने उसकी पतलून की बेल्ट खोली तो उसने किसी किस्म की मुजाहमत नहीं की। उसके हाथ पुश्त पर बांधकर पैरों को जकड़ने के लिए मुझे अपनी बेल्ट इस्तेमाल करना पड़ी। हम तुम्हारे साथियों को खबर कर देंगे, मैंने उठकर हाथ झाड़ते हुए कहा। वो लोग तुम्हें आकर यहाँ से छुड़ा ले जाएंगे और तुम। मैं रजिया की तरफ मुतवज्जो हो गया। नरगिस तुम्हें सड़कों पर हाथ फैलाए भीख मांगते हुए देखना चाहती है और मैं उसकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। जवाब में मुझे रजिया से ऐसी गंदी और गलीज गालियां सुनने को मिली कि जिमी और बाले ने भी नजरें झुका ली और फिर बाले को तैश आ गया। अब अपनी ये बकवास बंद करो, वो रजिया की तरफ देखते हुए चीखा। सिर्फ तुम्हारी वजह से हमें ये वक्त देखना पड़ा। अगर तुम मुझे पिस्तौल फेंकने को ना कहती तो इस वक्त हमारी जगह ये दोनों बंदे होते। इस कालिए ने कोठी को घेरे में लिए जाने के हवाले से हमें ब्लफ किया था। तुम्हारी वजह से हमें हथियार डालने पड़े और तुम्हारी वजह से बाबिल को भी अपनी जान से हाथ धोने पड़े। अब तुम कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो? रजिया भी चीखी। मेरे साथ अय्याशी करते वक्त तो तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया था कि कभी ऐसा बुरा वक्त भी देखना पड़ेगा। इस वक्त जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। कम से कम तहरीमी को पता तो चल जाएगा कि उसने हिजड़ों की फौज पाल रखी है। बाले ने भी बहुत सख्त और मर्दाना किस्म का जवाब दिया। इनको हिसाब किताब करने दो वाजा, टैडी ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा। अपना वक्त क्यों बर्बाद करता है ख्वाह मुखा को, निकलो इधर से। मैंने बाबिल की जेब से अपना पिस्तौल निकाल लिया जिसे उसने मेरी तलाशी के बाद अपने कब्जे में कर लिया था। दूसरे पिस्तौलों को मैंने हाथ लगाना भी मुनासिब नहीं समझा। हम उन्हें कमरे में छोड़कर बाहर निकल आए। कोठी के गेट से तकरीबन 50 गज आगे सड़क के किनारे दरख्त के नीचे एक टैक्सी खड़ी थी। टैडी ने मुझे इशारा किया और खुद ड्राइविंग साइड वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मेरे बैठने के बाद उसने इंजन स्टार्ट किया और टैक्सी आगे बढ़ा दी। वो ठीक उसी वक्त पहले किसी गली में पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। मेरे ख्याल में फायरिंग की आवाज सुनकर किसी करीबी कोठी के मकीनों ने पुलिस को फोन कर दिया था। हम ऐन वक्त पर वहां से निकल आए। पुलिस सायरन की आवाज सोल्जर बाजार की तरफ से आ रही थी, जबकि हमारी टैक्सी का रुख मुखालिफ समत में था और आखिरकार टैक्सी नश्तर रोड पर निकल आई। यहाँ से टैडी ने उसका रुख लसबीला चौक की तरफ मोड़ दिया। तुम्हें कहाँ छोड़ूं आजा, उसने पूछा। करीमाबाद की तरफ ले चलो, मैंने कहा। टैडी टैक्सी को चौक से सीधा निकाल ले गया और फिर 3 अट्टी से उसे लालू खेत की तरफ मोड़ दिया। तुम इस कोठी तक कैसे पहुंचे टैडी? आखिर मैंने वो सवाल कर ही डाला जब बहुत देर से मेरे दिमाग में था। तुम्हारा किस्मत अच्छा था वाजा जो हमको खबर हो गया, टैडी ने कहा। जब तुम उस टैक्सी पर उधर से निकला तो हमने बाबिल को एक सुर्ख शराड में बैठे हुए देख लिया। कार में 2 आदमी पहले से मौजूद था। हमको शक हो गया वो सुर्ख शराड भी तुम्हारा टैक्सी के पीछे जाएगा। हमने एक दोस्त का टैक्सी पकड़ा और शराड का पीछा शुरू कर दिया। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला। हमारा शक ठीक निकला। हमने खिड़की से झांक कर देखा वो लोग तुम्हारा हजामत बना रहा था। मगर तुम भी कमाल का चीज है वाजा। उसने एक हाथ स्टीयरिंग से उठाकर मेरी रान पर दे मारा। तुमने भी जिमी का वो हालत बनाया कि वो बहुत अरसे तक याद रखेगा। फिर जब वो लोग तुम्हारी पिटाई का प्रोग्राम बना रहे थे तो हमको मुदाखलत करना पड़ा और फिर हमारा खोपड़ी भी काम कर गया। ऐसे टाइम पर मेरा खोपड़ी बड़ा तेजी से काम करता है। मैंने उन्हें 6 आदमियों की धमकी दिया तो उन लोगों ने हथियार फेंक दिया। वो औरत ठीक बोला था, तरीमी ने वाकई हिजड़ों का फौज पाल रखा है। लेकिन वाजा वो लौंडिया है बड़ी जोरदार। ऊपर से जोरदार नजर आती है, अंदर से खत्म हो चुकी है। बासी माल, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उस वक्त टैक्सी करीमाबाद का पुल उतरते ही चौराहे पर पहुंच चुकी थी। मैंने चौराहे से जरा आगे पेट्रोल पंप वाली गली की तरफ इशारा किया। मैंने टैडी को उस वक्त अपने साथ घर तक ले जाने का फैसला किया था। मैं भी रंगा की तरह इस असूल पर कारबान था कि या तो किसी पर बिल्कुल ही एतमाद मत करो और एतमाद करो तो ऐसा करो कि किसी बात पर शुबह की गुंजाइश ना हो। अंधा एतमाद। और मैं रंगा उसके आदमियों पर भी अंधा एतमाद करने का फैसला कर चुका था। कोठी के गेट के सामने टैक्सी रुकवा कर मैं नीचे उतर आया। टैडी वहीं से वापस जाना चाहता था, लेकिन इस वक्त उसे 1 कप चाय या काफी पिलाना मैं अपना फर्ज समझता था। मैंने जैसे ही काल बैल पर उंगली रखी, दूसरी तरफ से नरगिस की आवाज सुनाई दी। कौन है? आवाज ज्यादा बुलंद नहीं थी। मैं हूँ, मैंने भी धीमे लहजे में जवाब दिया। गेट फौरन खुल गया। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। नरगिस वाकई ही बहुत परेशान थी और बरामदे की बत्ती बुझाए गेट के आसपास लान में टहल रही थी। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ वो वालियाना अंदाज में मुझसे लिपट गई। कहाँ रह गए थे? परेशानी से मेरी जान निकली जा रही थी। दिल में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। जाने में क्या क्या सोच। टैडी के खांसने की आवाज सुनकर वो एकदम मुझसे अलग हो गई। ये कौन है? वो बौखला सी गई। दोस्त है, अंदर चलो आराम से बैठकर बात करेंगे, मैंने कहा और फिर गेट के बाहर खड़े हुए टैडी को अंदर बुला लिया। नरगिस ने उसकी तरफ देखा। शायद अंधेरे में टैडी की सूरत उसकी समझ में नहीं आ सकी थी। वो मुड़कर तेज तेज कदम उठाती हुई बरामदे की तरफ चली गई। मैं टैडी को लेकर अंदर आ गया। रोशनी में टैडी की सूरत देखकर नरगिस सहम गई। टैडी ने उसकी नजरों को ताड़ दिया। डरो नहीं बहन, अपना फोटो ही खुदा ने ऐसा बनाया है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हम वाजा का दोस्त हूँ। तुम खुशकिस्मत है कि तुमको ऐसा दलेर जवान मिला है। वाजा? नरगिस की आंखों में उलझन सी तैर गई। मैं तो समझी थी कि आज इसका बाजा बन गया है। मैं बेइख्तियार हंस पड़ा। मेरा बाजा तो आज वाकई बन जाता, मगर टैडी ने बर वक्त पहुंचकर बचा लिया।
खैर तफसील बाद में बताऊंगा, पहले तुम काफी पिलाओ, बहुत अच्छी सी। टैडी के नाम पर भी नरगिस की आंखों में उलझन सी आ गई। वो हम दोनों को घूरती हुई किचन की तरफ चली गई। मैं और टैडी लाउंज में सोफों पर बैठ गए। हमें काफी तकरीबन आधे घंटे बाद मिल सकी। नरगिस कप मेज पर रखकर मेरे सामने सोफे पर बैठ गई। उसने शबे ख्वाबी का लिबास पहना हुआ था और सामने वाले सोफे पर बैठा हुआ टैडी उसकी तरफ नजरें उठाने से गुरेज कर रहा था। मैंने टैडी का मुख्तसर सा तारुफ करा दिया, तफसील बाद में बताने का इरादा था। टैडी काफी खत्म करते उठकर खड़ा हुआ। मैं उसे गेट तक रुखसत करने के लिए आया तो उसने टैक्सी में बैठते हुए कहा कि वो कल मेरे पास पहुंच जाएगा। और जब मैं दोबारा अंदर आया तो नरगिस ने मुझे आड़े हाथों लिया। मैं बड़ी मुश्किल से उसका गुस्सा ठंडा करने में कामयाब हुआ। उसका शिकवा बजा, मुझे फोन पर इतला दे देनी चाहिए थी कि मुझे देर हो जाएगी और मुझसे ये गलती हो गई थी। हालांकि मैं जहां बैठा हुआ था वहां एक नहीं दो तीन टेलीफोन मौजूद थे। हम बेडरूम में आ गए और फिर नरगिस को शुरू से अब तक पेश आने वाले वाकयात की तफसील बताने लगा। वो कुत्तिया हरामजादी, नरगिस ने दांत कुचकिचाते हुए कहा। अब वो मेरे हाथ लग जाए मैं उसकी बोटियां नोच डालूंगी। तुम्हें शायद ऐसा मौका ना मिले, मैंने कहा, क्योंकि अब ये काम रंगा और उसके साथ ही करेंगे। रंगा अगरचे बहुत धीमे लहजे में बात करता है लेकिन उसके सीने में इंतकाम का लावा खोला है। तहरीमी के साथ जो कुछ भी होगा उसके इंतकाम की आग में जलकर बुसम हो जाएगा। मैं नरगिस को रंगा के बारे में बहुत कुछ बता चुका था लेकिन उरैरी के बारे में एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाला था। उसका नाम तक मेरी जबान पर नहीं आया क्योंकि मैं नरगिस की फितरत से अब तक बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था। वो मेरे मुंह से अच्छे अल्फाज में किसी औरत का जिक्र बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उरैरी जाहिर है मैं उसका जिक्र खूबसूरत अल्फाज में करता, उसके हुस्न और शबाब की तारीफ करता और नरगिस मेरा मुंह नोच लेती। लेकिन फिलहाल अपने मुंह पर उसके नाखूनों की सुर्ख लकीरें डलवाने और टैडी के अल्फाज में अपना फोटो बिगाड़ने का कोई इरादा नहीं था मेरा। वो रात बातों ही में गुजर गई और जब सोए तो ऐसे सोए कि दोपहर से पहले हम दोनों में से किसी की आंख नहीं खुल सकी। और उस रोज घर के काम नरगिस ही को करने पड़े क्योंकि काम करने वाली औरत सुबह घंटी बजा बजा कर वापस जा चुकी थी। रात के 10 बजे थे। मैं और नरगिस इस वक्त टैडी के साथ गुलशन इकबाल में मौजूद थे। वो बड़ी बारूनक जगह थी। मैं नरगिस के साथ कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ था और टैडी ड्राइविंग सीट पर विराजमान था। हम तीनों आइसक्रीम खा रहे थे। सामने आइसक्रीम की दुकान पर मेला सा लगा हुआ था। दुकान के सामने फुटपाथ पर भी मेज कुर्सियां लगी हुई थी और कोई कुर्सी खाली नहीं थी, इसलिए हमने अपनी कार ही में आइसक्रीम मंगवा ली। टैडी ने आज सुबह 10 बजे हमारे यहाँ आने का वादा किया था लेकिन वो दोपहर 1 बजे के करीब पहुंचा था। खाना हमारे साथ ही खाया। टैडी का ख्याल था कि हमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज़ादी से घूमना फिरना चाहिए ताकि रजिया की साथियों की तरफ से किसी किस्म के रद्द अमल का पता चल सके। लेकिन मैं इस वक्त कहीं जाने के मूड में नहीं था। वैसे भी दोपहर का खाना खाने के बाद मुझ पर सुस्ती तारी हो जाती थी। नरगिस ने मासी को कुछ सौदा लेने के लिए मार्केट भेजा हुआ था। आज सुबह हमारे यहाँ अखबार भी नहीं आया था। हाकर शायद भूल गया था। मैंने मासी से कह दिया था कि वो कोई अखबार भी लेती आए। मासी सौदा लेकर आई तो मैंने उसे अखबार ले लिया। वो कोई इवनिंग पेपर था। इस किस्म के अखबार सनसनीखेज खबरें शाया करने में खासी शोहरत रखते हैं और ये अखबार बिकते ही ऐसी सनसनीखेज खबरों पर है। मुझे जिस चीज की तलाश थी वो पहले सफ़े पर 3 कालमी सुर्खी के साथ मौजूद थी। वो खबर कुछ यूं थी। शहर में डाकुओं और राजनों की सरगर्मियां बढ़ गईं। सोल्जर बाजार में 3 मुअज़्ज़ज़ शहरियों को लूट कर बांध दिया गया। मुज़ाहमत करने पर एक शख्स के सर में गोली मार दी गई। मैं वो खबर पढ़ता चला गया और फिर मैं सर पकड़ कर बैठ गया। रात वाले वाक़े को एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ रंग दिया गया था। उस खबर के मुताबिक पुलिस को रात गए सोल्जर बाजार की एक कोठी में फायरिंग की इतला मिली। पुलिस जब जाए वकुआ पर पहुंची तो डाकू फरार हो चुके थे। ताम कोठी में 1 लाश और 3 अफराद उनके मुंतजिर थे जिनके हाथ पैर बंधे हुए थे। उन लोगों के बयान के मुताबिक 2 डाकू ने पुरानी नुमाइश के चौराहे से गन पॉइंट पर अगवा करके इस वैरान कोठी में ले आए थे जहां इनकी साथी औरत पर मुजरिमाना हमला भी किया गया। इनके एक साथी ने डाकुओं के खिलाफ मुजाहमत की कोशिश की तो इसे सर में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। डाकुओं ने उनसे नकदी और घड़ियां छीन ली जबकि उनकी साथी औरत रदिया के जेवरात भी नोच लिए गए और उसे दोनों डाकुओं ने बारी बारी ज्यादती का निशाना भी बनाया। बाद वो डाकुओं ने बांध कर फरार हो गए। इन सब के बयानात अलग अलग भी शाया हुए। बाले और जिमी के बयानात भी थे और रजिया का बयान भी। रजिया का बयान कुछ ज्यादा ही सनसनीखेज था। उसके बयान के मुताबिक वो लोग शादी की एक तकरीब से वापस आ रहे थे। रजिया ने उस वक्त लाखों रुपए मालिद के जेवरात पहन रखे थे। उसके कहने के मुताबिक उसने शुरू ही से 2 आदमियों को एक कार में उनका पीछा करते हुए देख लिया। ताम उसने ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी जिसके नतीजे में उन्हें अपने एक साथी की जिंदगी और कीमती जेवरात और दीगर कीमती एशिया से महरूम होना पड़ा। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि ये उनके नहीं पुलिस के तैयार करदा बयानात थे। इसका मतलब है कि उनका पुलिस से कोई मामला तय हो गया था। हो सकता है तहरीमी को भी इसकी इतला दे दी गई हो और बयानात वाली सारी कार्रवाई उसकी हदायत पर अमल में लाई गई हो। रजिया, बाले और जिमी ने मेरा और टैडी का हुलिया तफसील से बयान किया था। ताम खबरों में कहीं भी हमारा नाम नहीं था।
नाम हो भी कैसे सकता था, उन लोगों को पुलिस से बचाने के लिए बयानबाजी की ये प्लानिंग बड़ी होशियारी से करनी पड़ी थी। इल्जाम नामालूम डाकुओं पर था, हमारा नाम बीच में कैसे आ सकता था? नाम होता तो ये सारा प्लान खुल सकता था। मैंने डैडी को ये खबर पढ़कर सुनाई तो वो मुस्कुरा दिया। हमारा तो कई मरतबा इस अखबार में फोटो छपा है, सिर्फ हुरिया छपने से क्या होता है वाजा, वो मुस्कुराते हुए बोला। हम लोग आजाद हैं, कौन माई का लाल हाथ डालेगा हम पर। मैं देर तक इस सूरत पर गौर करता रहा। पुलिस का किरदार मेरे लिए बायसे अफसोस था। ये मेरी जिंदगी का तवील तजर्बा था। जालिम को मजलूम और मजलूम को जालिम साबित कर देना पुलिस के बाएं हाथ का काम था, और यही हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है। शऊर को उबारने की कभी कोशिश नहीं की गई। बात सिर्फ पुलिस की नहीं, हर सरकारी महकमे का यही हाल है। इन महकमों से फर्शनासी तो खत्म हो चुकी है, कोई जायज काम भी रिश्वत के बगैर नहीं हो सकता। अवाम को भेड़ बकरियों की तरह हाँका जाता है, कभी जमहूरियत के नाम पर और कभी इनकलाब के नाम पर। इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। यहाँ हमेशा चंद खानदानों की हुकूमत रही है। हर खानदान ने इस मुल्क पर राज करने के लिए बारियां मुकर्रर कर रखी हैं। एक खानदान हटता है तो दूसरा बरसरे इख्तिदार आ जाता है, और अवाम को हमेशा ही बेवकूफ बनाया जाता रहा है। मैं ये सब कुछ सोच रहा था कि डैडी की आवाज सुनकर मेरे ख्यालात मुंतशिर हो गए। वो कह रहा था, क्या सोचता है वाजा? ओह कुछ नहीं, मैं संभल कर बैठ गया। मैं दरअसल उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहा था, उन्होंने किस कदर चालाकी से अपने आप को बचाया है। ये सब पैसे का कमाल है वाजा, डैडी ने कहा। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए सिर्फ दो ही चीजें काम आती है, पैसा और ताकत। इसके बगैर जिंदगी नहीं होती। तुम फिक्र नहीं करो रड़े। वो बात करते करते रुक गया, फिर बोला, हम लोग जो तुम्हारा साथ है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैंने इस वक्त कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसे नहीं बताना चाहता था कि मेरे पास कितना पैसा है, और पैसे की ताकत से भी मैं वाकिफ था। वो दिन हमने घर पर ही गुजारा। रात के खाने के बाद हमने बाहर निकलने का प्रोग्राम बनाया। इस मकसद के लिए मैंने अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने का फैसला किया। जब हमने आजादी से घूमने फिरने का इरादा कर ही लिया था तो गाड़ी इस्तेमाल करने में क्या हर्ज था। हम सबसे पहले पिशावरी आइसक्रीम खाने के लिए गुलशन इकबाल के ब्लॉक 3 के उस बारोनक शॉपिंग एरिया में रुके थे। उसके सामने कुशादा सड़क के दूसरी तरफ ब्लॉक 5 था। उस तरफ भी अगरचे दुकानें थी, मगर वहां ज्यादा रौनक नहीं थी। हम आइसक्रीम से लुत्फानंदोज हो रहे थे कि डैडी ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा दी। वो उस आदमी को देख रहे हो? उसने तकरीबन 20 गज दूर एक हट्टे कट्टे आदमी की तरफ इशारा किया। वो बिल्ला है, बिल्ला। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, हेरोइन बेचता है हरामी, यही इसकी बदमाशी और दादागिरी है। शाम के बाद इस इलाके में घूमता रहता है, इसके गाहक यहीं पर इससे राब्ता करते हैं। मैंने पहले भी बिल्ले को देखा था, मगर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। अब डैडी की तवज्जो दिलाने पर ख्याल आया कि थोड़ी थोड़ी देर बाद मैंने किसी न किसी आदमी को बिल्ले के पास रुकते हुए देखा था, और अब मैं खास तौर पर उस पर तवज्जो दे रहा था। हमारी आइसक्रीम खत्म हो चुकी थी, लेकिन मैं बिल्ले की सरगर्मियों का जायजा लेता रहा, और वहां रुके रहने का जवाब पैदा करने के लिए मैंने लड़के को बुलाकर मजीद आइसक्रीम मंगवा ली और गहरी नजरों से बिल्ले का जायजा लेने लगा।